बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आपका और हमारा जो साथ है वो पीर का हफ्ता होता है 9 से 11, और जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट मेहमानों के साथ आते हैं ताकि आपके दिन को, आपके पूरे वर्किंग डेज़ को हम इंफॉर्मेटिव बनाते रहें, कुछ ना कुछ डिफरेंट आप सुनते रहें, जानते रहें और उस पर गौर व फिक्र जो है वो करते रहें। आज का टॉपिक इंतहाई अहम होने वाला है और यकीनन मैं कहूँ तो असर हाज़िर की हम उसको ज़रूरत भी कह सकते हैं। बात करेंगे सोच की, सोच भी मस्बत सोच, पॉजिटिव थॉट्स की हम बात करेंगे। आपको पता है मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब भी आप सुबह उठते हैं आप कुछ पॉजिटिव सोचें, मस्बत सोचें और मस्बत सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करें तो पूरा दिन आपका इतना फ्रेश, इतना खूबसूरत, इतना हैप्पी और इतना पॉजिटिव गुजरेगा कि आपको हर इंसान में ना पॉजिटिव वाइब्स नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपने सुबह उठते ही कुछ ऐसा नेगेटिव सोच लिया, सैडनेस वाले मूड से आपने दिन का आगाज़ किया तो पूरा दिन का आप सत्यानाश अपने हाथों से कर देंगे सुबह होते ही। सो इसलिए ये चीज़ तो मैं आपको कहती रहती हूँ कि दिन का आगाज़ आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अच्छी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जो है वो करें। फैमिली के साथ एक दो चुटकुलेदार बातें मस्ती मजाक वाली करके ऑफिस जाएं, वो भी खुश रहेंगे कि अच्छा आज हमारे भाई ने, हस्बैंड ने या वालिद साहब ने सुबह सुबह मजाक कर लिया था, तो उनका पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप भी एक खुशी जो है वो महसूस करते रहेंगे। ये चीज़ तो है करने वाली, यकीनन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता है कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थॉट्स हम कहाँ से लाएं। ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मुश्किलात हैं, वो सारी हमने खुद ही क्रिएट की हुई हैं, वो हमारी ही क्रिएशन है। ज़िंदगी आपको उदास नहीं रखना चाहती, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है और अल्लाह पाक ने हर इंसान को सोचने समझने की बड़ी स्ट्रॉन्ग सलाहियत दी है। अब उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, मस्बत या मनफी, ये फिर हमारे हाथ में होता है। और हमने खुद को नेगेटिव चीज़ों में और नेगेटिव थॉट्स के अंदर ऐसे उलझा दिया है कि हमें वो पॉजिटिव की तरफ जाते हुए ना, मस्बत थॉट्स लाते हुए हमें बड़ी दुश्वारी होने लग जाती है। अच्छा, अब इसमें हर इंसान कामयाब भी होना चाहता है, कामयाब होने के साथ साथ अगर देखें तो वो खुश भी होना चाहता है। हर इंसान के लिए उसकी खुशी और कामयाबी के अगर मायने लीजिए तो वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। यानी जो वो चाहता है वो उसे मिल जाए तो वो कामयाब है और वो खुश है। लेकिन पॉजिटिव वे को अपनाते हुए कामयाब और खुश होना कितना ज़रूरी है और कैसे इन चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं ताकि हम कामयाब भी हों और खुश भी रहें, इस पे हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए यकीनन हमें एक ऐसा मेहमान चाहिए, ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत चाहिए जिनकी माशरे के साथ बड़ी गहरी सोच के साथ उनका ताल्लुक़ हो और माशरे के हर फ़र्द के साथ या हर इदारे के साथ उनका एक गहरा रिश्ता हो। वही हमें बता सकते हैं कि माशरे में मस्बत थॉट्स के साथ हम किस तरह से रह सकते हैं, कामयाब किस तरह से हो सकते हैं, खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये दौर है जनाब मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर है और इसमें पॉजिटिव थॉट्स लाना मेरे ख्याल से खासा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे यकीनन हमें जो आज बताएंगे, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जो आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारे चैनल में आप उन्हें देख चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, ख़ुद भी प्रोग्राम करते हैं, एज़ अ तज्ज़ियाकार भी जाते हैं। बेशुमार उनकी खिदमत है। मैं कहूँ कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने हमारे इसी मीडिया को दिया है। तो आज यकीनन हमें उनसे बड़ा कुछ जानने का मौका मिलेगा। हमारे सच सवेरा में भी आप उन्हें बहुत दफ़ा देख चुके हैं और जब भी देखें एज़ अ तज्ज़ियाकार उन्हें देखा और उनके जो अल्फाज और डिस्कशन बड़ी तल्ख़ किस्म की होती है, सदाकत पे होती है लेकिन होती है। हमारे साथ है जी बिल्कुल अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया, क्योंकि आजकल के हालात में पता है मीडिया बड़ा मसरूफ़ है। कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ है। कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया। अहमद साहब, मस्बत सोच है, ज़िंदगी है, कामयाबी है, खुशी है, बड़ा गहरा टॉपिक और बड़ा गहरा इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ है। इस वक्त कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, बात यह है कि मुस्बत सोच, आपने जैसे ख़ुद भी अपने इंट्रो में कहा कि बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क के अंदर या जिस सोसाइटी या समाज के अंदर नेगेटिव चीज़ें बिक रही हैं, वहाँ पे मुस्बत बात करने वाला बिल्कुल ही अजीब सा लगता है कि यार ये तो पागल आदमी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि आप जाके बाहर किसी को ये कहें ना कि
बस ये तबाही फिर गई है और बर्बादी हो गई है और बस सब खत्म होने वाला है, तो कहेगा है अच्छा अच्छा 10 लोग और भी आके सुनना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कहें कि यार बहुत अच्छा होने वाला है, कहेगा यार देखो पागल है यार, इसको अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अच्छा, लोग अच्छा सुनना भी नहीं चाहते ना। नहीं चाहते। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी हमारी सोचों के अंदर आ गई है, हमारी पर्सनैलिटी और शख्सियात के अंदर आ गई है और निकल नहीं रही, बावजूद इसके कि हम कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। आप देखिए सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, हम जाके कोई भी चीज़ मतलब कि ब्रश करते हैं ना, पेस्ट करते हैं। अच्छा, पेस्ट जैसे ही आप देखते हैं अगर ख़त्म हो गई है तो आपको साथ ही वो यार बड़ी महंगी पेस्ट थी, वो भी खत्म हो गई, अपने यही बात है। अच्छा, ब्रश करने से लेके नाश्ता करने तक सिर्फ महंगाई डिस्कस हो रही होती है। यही बात है। अच्छा, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी बीवियां कहेंगी कि जी देखेंगे आज फलां चीज़ खत्म हो गई है, फलां बिल आ गया है, घर के मसले, बच्चों की चीज़ खत्म हो गई है, मुझे फलां चीज़ चाहिए। अच्छा, वहाँ से निकलेगा दफ्तर जाएगा तो दफ्तर में दफ्तर के मसले मसाइल, वहाँ पे भी नेगेटिविटी। यानी हम एक ऐसी नेगेटिविटी दर नेगेटिव उस प्रोसेस से गुजरते हैं कि शाम तक हमारे आसाब बिल्कुल शल हो जाते हैं और हम जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, चूँकि हर पर्सनैलिटी जो है वो एक रिफ्लेक्टेड पर्सनैलिटी भी होती है। आपके थॉट्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी वाइब्स भी रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं और आप अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को जो है आप मुतासर कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं या इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब एक बंदा जो सुबह उठते ही जिसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कोई पॉजिटिव बात करेगा या सोसाइटी के अंदर कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। अच्छा, इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे यहाँ क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो क्योस को जन्म देती है, नेगेटिविटी जो है वो जो मुंतशिर सोचों को जन्म देती है और नेगेटिविटी जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी माशरे के अंदर बेरारवी की तरफ ले जाती है और फिर अल्टीमेटली उसके जो नताइज निकलते हैं वो अनारकी पैदा होती है। मतलब कि अगर एक आप किसी के अंदर ये भर दिया जाए कि जी आपको आपकी हुकूमत जो है वो इंसाफ नहीं मुहैया कर रही, आपकी अदालतें आपको इंसाफ नहीं मुहैया कर रही, तो फिर इंसाफ लेने आप खुद खड़े हो जाएंगे, आप खुद इंसाफ करने लगेंगे, आप खुद हथियार उठा लेंगे। अगर आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ गई है कि जी आपको पुलिस जो है वो आपकी मुहाफ़िज़ नहीं है या आपकी फ़ौज या आपकी बाकी इदारे आपके मुहाफ़िज़ नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर आप असला उठा लेंगे और आप अपनी हिफाजत खुद करने लगेंगे। सो अल्टीमेटली ये जो नेगेटिविटी है वो किसी भी सोसाइटी को तोड़ने की तरफ ले जाती है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को बनाने के क्या एक बहुत बड़ा एक अमल जो है वो स्टार्ट कर देती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि हमने बड़े बड़े मुआशरे, बड़े बड़े मुल्कों को मुंतशिर होते देखा है, टूटते देखा है। और मेरे ख्याल से अहमद साहब आजकल हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं। हम हमारे सियासत हमारे जो तमाम तर अदारे हैं, तमाम तो नेगेटिव। ऑब्वियसली देख लेना, तेल महंगा हो गया है, ठीक है, और एग्जैक्टली। अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमें कहीं से उम्मीद नज़र भी नहीं आती, हमें ये भी नहीं लगता कि ये डॉलर कभी नीचे भी आएगा। अच्छा, अगर आ जाए तो कभी नहीं करेंगे, मतलब कि डॉलर बढ़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेगी, किराए बढ़ जाएंगे, कीमतें बाकी चीज़ों की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, लेकिन अगर हर इनकी प्राइसेस नीचे आती हैं तो कभी आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलता। मासवा इसके कि हुकूमत तेल की कीमतें कम कर देगी तो चलो जी आपने गाड़ी में फ्यूल डलवाना है तो आपको थोड़े बहुत वो हो जाएगा। अदरवाइज रेस्ट जितनी भी वो जो लोग हैं वो आपको उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए, जो मुआशरे पे आना चाहिए, जिसकी वजह से एक मस्बत सोच जो है वो पैदा हो सकती है, उसकी तरफ नहीं जाते। आप देखिए जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने किराए कम नहीं करने के लिए तैयार। नतीजा ये होता है कि मंडी से लेके और मार्केट तक वो जब किराया बढ़ जाएगा तो मार्केट में जो चीज़ आती है, आपने अगर आलू उगाया है और आलू आपको पड़ रहा है टोटल कॉस्ट लगा के 5 रुपए का और आपने उसके ऊपर 15 रुपए दे दिए हैं ट्रक वाले को, तो आपने तो 25 रुपए के ऊपर 5-10 रुपए अपना रख के 50 रुपए का बेचना ही बेचना है। लिहाजा 5 रुपए का आलू जब 50 रुपए का बिकता है तो लोग सर पकड़ लेते हैं कि यार आलू की कीमत इतनी हो गई है, टमाटरों की कीमत इतनी हो गई है, तो मार्केट से मंडी तक के इस फासले के ऊपर जो एक्सपेंस है वो कहीं ज्यादा है। उगाने पे एक्सपेंस नहीं है, उसको वहां तक पहुंचाने में ज्यादा एक्सपेंस है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से सोसाइटी जो है वो अल्टीमेटली मसाइल का शिकार है और मुआशरा जो है वो एक अजीब सी हमारे हम देखते हैं कि जिसकी कोई समझ नहीं आती। देखिए मैं आपको बताऊं माविश, जो साइंस ये कहती है और साइकोलॉजी ये कहती है कि एक जो दिमाग है ना वो 24 घंटे के अंदर 68,000 थॉट्स क्रिएट करता है, 68,000। अच्छा, अगर और ये बिल्कुल एक इसी तरह है जिस तरह इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो रेशम का कीड़ा है,
रेशम का कीड़ा आपको पता है कैसे मरता है? रेशम का कीड़ा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो रेशम बुनना शुरू कर देता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है, और फिर उसके अंदर ही उसका दम घुटता है और वो मर जाता है। अच्छा, आप जब रेशम को काटते हैं तो आपको उसकी बाकियात ज़रूर मिलती हैं, आपको पता चलता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा था। यस। वो उतना मुनहमिक होता है, इतने इनामाक से अपने काम में लगा होता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने इसके अंदर मर जाना है, और यही उसकी तकदीर है और ये उसकी डेस्टिनी है। अच्छा, लेकिन जो ख्याल है, जो दिमाग है आपका, वो भी रेशम का कीड़ा है। अच्छा, आपने अगर उसको नेगेटिव थॉट दे दिया है सुबह सुबह, तो फिर बाकी पूरा दिन वो 68,000 थॉट्स जो है वो नेगेटिव ही लेके चलता रहेगा। अच्छा, अगर आपने उसको एक पॉजिटिव थॉट दे दिया तो फिर 68,000 थॉट जो है आप देखें कि आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और फिर आप जब सोते हैं तो वही वाले ख्याल शक्लें बदल के, चेहरे बदल के, और बाकी जो आपको डराते हैं आपके सपने में आते हैं, आपके सपने में आते हैं, आपके ख्वाबों में आते हैं। अब पता चलता है कि जी आप जो है वो सुबह आप वैसे भड़क रहे थे बेगम पे, या बेगम भड़क रही थी आप पे, या आप भड़क रहे थे अपने मातहतों पे, या आपके बॉस भड़क रहे थे आप पे, तो ख्वाब में भी वही कुछ आपको नजर आ रहा होता है। लिहाजा आप देखें कि हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हैं जो स्ट्रेस्ड होती है, जो डिप्रेशन वाली होती है, जो एक पैनिक डिसऑर्डर का शिकार एक पर्सनैलिटी है, या जिसके अंदर एक बहुत सारे जो हैं वो जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं उस शख्सियत के अंदर, उस दिमाग के अंदर। जैसा हम अपने लोगों को एक ऐसी समत लेके जा रहे हैं जिसका कोई उसका समझ नहीं आती कि अल्टीमेटली इसका होगा क्या। इस पे मज़ीद आगे चल के हम सब बात करते हैं कि ये इस वक्त हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्तों में हमारा या हमारी जो आने वाली नस्ल है उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस पे बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है जनाब मस्बत सोच की, और मस्बत सोच से हम ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कैसे ये आपकी खुशी की वजह बन सकता है। यकीनन आई थिंक जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो खुशियाँ और कामयाबियाँ इंसान को खुद ही मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से बात हो रही है कि आजकल तो हमें हमारी ज़िंदगी में कहीं भी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। मतलब ऐसा लगता है अहमद साहब कि पॉजिटिव सोचने वाले को पागल तस्वर किया जाएगा जो हालात इस वक्त बन चुके हैं। बात भी हो रही थी कि आने वाले वक्तों में अगर यही सिचुएशन रही, एक तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे बात करें कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले जो हमारे ये गैजेट्स हैं ना, ये फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी नेगेटिविटी इसको मैं कहूँ जो आज हमने बना ली। हम दिन का आगाज़ ही इसी से कर लेते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, और उसके दरमियान में कहीं कहीं मिडल वे में चल रही होती है चीज़ें। हम मुख्तलिफ ग्रुपों का हिस्सा हैं, वो ग्रुप हर वक्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बज रहे होते हैं, आप देखते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा अलमिया जो डायलमा है ना हमारा, वो ये है कि हम लोग कंफर्म नहीं करते। हम कोई तस्दीक नहीं, हमें कंफर्मेशन नहीं है, हम उसको बस जो चीज़ आती है उसको एज इट इज़ आगे भेज देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ऐसी सरबरीदा लाशें भी होती जिसके गले कटे हुए हैं, खून बहा हुआ है, उनकी अजीब सी हालत है, हम वो भी उठा के आगे भेज देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो डिसइन्फॉर्मेशन होगी इनफैक्ट, और हम उसका आलाकार बन रहे होते हैं, और हमारे ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन आगे फैल रही होती है, और हमने चूँकि इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता, हमने उसको कंफर्म नहीं करना होता है, वेरीफाई नहीं करना होता, तो नतीजा ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आगे से आगे चलती रहती है। और उसके नतीजे में देखें, मैं आपको बताऊँ, हमने मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से थी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, ये जो रेड फट्टे चलाते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ का हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उसके नतीजे में सोसाइटी के आम लोग जो टीवी से जुड़े हुए हैं, उनकी दिमागी हालत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप यकीन कीजिए, उसके रिजल्ट्स ये थे कि कुछ 60% के करीब जो है लोगों को अंडर स्ट्रेस्ड हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ये जो फट्टे चलाते हैं हम, और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम देते हैं। उसका हर ब्रेकिंग न्यूज़ जब भी चलती है,
आप विजिलेंट हो जाते हैं, आप अटेंटिव हो जाते हाँ, हैं, आप उसकी तरफ जो है हाँ कि पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, अब हम नाम नहीं लेते हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, ठीक है कि धमाका इस्लामाबाद में, धमाका इस्लामाबाद में, धमाका इस्लामाबाद में, धमाका, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि नहीं जी वो साउंड बैरियर तोड़ा था हवाई जहाज ने। अच्छा जी, या फलानी जगह पे टायर फट गया था, या सिलेंडर फट गया था। अच्छा, लेकिन जो धमाका है वो हम इतना बड़ा बड़ा करके चला देते हैं, ठीक है, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और सारा पता नहीं क्या कुछ है। और जिस तरह से वो एंकर हमारी बता रही होती है, आपको बताने जा रहे हैं इस्लामाबाद में एक धमाका सुनाई दिया है, मतलब इस तरह की बातें। दूर जो भी सुनेगा, जिसके भी कान में आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, कितना धमाका हो गया। अच्छा, लेकिन वो जो फटी है, वो जो देखे ना, जो हम रिबटल चलाते हैं, वो बिल्कुल नीचे करके चला रहे हैं, तुम टूं करके वो छोटा सा करके निकल जाता है, बस हमने कहते हैं हमने कर दिया। अच्छा, लेकिन हमने भी वेरीफाई नहीं किया होता। जब वेरीफाई नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम भी उनका हिस्सा बन जाते हैं, वो जो सोसाइटी के अंदर चास फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, हम उसको जाके उसके साथ मिल जाते हैं। खैर, अब तो मैंने देखा मीडिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, काफी सारी चीजें स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल जीरो पे ले आना चाहिए। समझदार हो गए, लेकिन हमने अभी तक रेड में से नहीं निकले। रेड जो है कलर, ये अलर्ट का कलर है, ठीक है, और दूसरा ये खतरे का निशान, और फिर ये है कि ये बहुत ही न्यूजी कलर है और बहुत ही कैची कलर है। फर्क तो पड़ता है, देखें आप रेड पहन के आएंगे दूर से नजर आ रही है कि अल्लाह खैर करे, कोई खतरा ना आ रहा हो। तो रेड जो है वो अल्टीमेटली खतरे का कलर है, न्यूजी है, अट्रैक्टिव है, कैची है, आपकी आईज को जो है वो फौरी तौर पे रोक लेता है, आपको बांध लेता है। बट अल्टीमेटली उसकी वजह से जो हमारे नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं माशरे के अंदर, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो आप बात कर रही थी, मैं उसको थोड़ा सा उसका एक और एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं कि इन्नमल अमाल बिन्नियात। अच्छा, नियत क्या है? नियत सोच से है, ठीक है ना। आप नियत करते हैं यानी आप सोचते हैं, आप मुस्बत सोचेंगे तो अल्लाह ताला कहता है इसका मैं आपको अजर दूंगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो कहा कि मैं इसकी तुम्हें सजा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि सोच है, नियत है जो आपको उसकी तरफ लेके जाती है, कामयाबी और नाकामी की तरफ, और यही आपको जन्नत और दोज़ख में भी लेके जाएगी। आपकी सोच ही है जो आपको। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि फर्ज करें आपकी सोच या आपकी नियत ये थी कि आपने, एक फकीर है वो दूर खड़ा है और आपके पास रुपए का वो बड़ा सिक्का है और आपने उछाला है कि इसके कासे में जाके गिर जाए, और आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। आप गाड़ी में जा रहे थे, आपने यूं करके उछाल दिया, लेकिन वो सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है, जो उसकी आंख पे लगता है, और वो बददुआएं देनी शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको बददुआ नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी सोच नहीं थी कि उसको हर्ट करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने इस सोच के तहत यूं करके फेंका है कि इसके मुंह पे लगे जाके, या इसकी आंख में लगे, और उसके लेकिन वो जाके उसके कासे में गिर जाता है और वो आपको दुआएं देनी शुरू कर देता है कि अल्लाह आपको भला करे और अल्लाह आपको जो करे, तो आपको दुआएं नहीं लगेंगी, इसलिए कि नीयत खराब थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ी मुस्तनद हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहब गए, उन्होंने कहा जी कि या रसूलल्लाह, मैंने यहाँ पे रोशनदान रखना है, तो मुझे बताएं कि कहाँ पे रखूँ मैं हवा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, अगर तुमने नियत ये की होती कि अजान की आवाज आए तो हवा तो आएगी ही आएगी, वो तो आएगी, लेकिन उसका तुम्हें अजर भी मिलेगा और तुम्हें स्वाब मिलता रहेगा उसका, ठीक है। तो आप देखें कि नियत करने से आपने एक पॉजिटिव नियत की, पॉजिटिव सोच की, तो आपको उस पॉजिटिव सोच की वजह से स्वाब भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी। लिहाजा हमें एग्जैक्टली थोड़ा सा एंगल सोच का अगर तब्दील कर लें, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले आए, थोड़ी सी मुस्बत अपने आप को कर लें, तो उसके नतीजे में हम अपनी सोसाइटी के लिए कितने मुस्बत हो सकते हैं, कितने कारामद हो सकते हैं, और अपनी सोसाइटी के अंदर कितने ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं। ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं रहे, ठीक है। अब देखें ना, उस सोच को क्या कहेंगे। आप फुटपाथ पे ये बाहर निकल के यकीन करें, जगह जगह पे लोग बैठे होते हैं, इस बाजार में चले जाएं पीछे तो आपको ठेले वाले नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, आप उस ठेले वाले को उठा दें, वो हमें बददुआएं देनी शुरू कर देगा, गालियां देगा, मारना शुरू कर देगा, लड़ाई करेगा, आपकी गाड़ी वहां से गुजर नहीं सकती। आप अभी रमजान आ रहा है, आप देखिएगा रमजान के अंदर जो है जगह जगह पे समोसे बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले, फ्रूट वाले, जो ट्रैफिक की जगह ट्रैफिक उन्होंने। तो मुझे बताइए कि वो जो हक हलाल, वो जो घर से हलाल रिस्क कमाने के लिए निकला है, क्या उसके रिस्क में हलालियत आ गई है, या उसने कहीं ऐसा तो नहीं कि हलाल कमाते कमाते उसने जरा सी ऐसी हरकत की है, जरा सा वो किया है कि उसने अपने सारे के सारे रिस्क उसने हराम कर दिया। लिहाजा हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। सोसाइटी की जो कंस्ट्रक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, वो आपको नीचे से करनी होती है, ग्रास रूट लेवल से करनी होती है। तब्दीली ऊपर से नहीं आती, तब्दीली नीचे से आती है। जड़ें काटने से दरख्त खराब होता है और ख़त्म होता है, उसके शाखें काटने से दरख्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा कॉस्मेटिक चेंजेस लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर, जड़ें वैसी की वैसी ही हैं। वो दरख्त जो है, जो
जहर सारे का सारा उसके अंदर फैला हुआ है, और जिसके पत्तों के अंदर भी जहर है, और जो मार रहा है, हमें उस दरख्त के जड़ों में जाके काम करना होगा, उसकी रूट्स में काम करना होगा, उसके तनों को काटने से, उसकी शाखें काटने से, उसके पत्ते उसके तोड़ देने से ठीक होने वाला नहीं है। सो हमें इसके ऊपर बैठ के एक नया, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको एक नया इमरानी मुआहिदा करना है अपने लोगों के साथ और अपने उनके साथ। मतलब देखिए सियासतदान जिस किस्म के हैं, झूठ बोलते हैं, इस तरह की सियासत को तो आजकल सुनने को देखने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा देखिए ना, यूटर्न, कोई बंदा यूटर्न ले लेना। अच्छा यूटर्न क्या है? झूठ है। आपने बात की और आपने झूठ बोल दिया, आप उस पर कायम नहीं रहे। अच्छा आपने उसको मुहज़्ज़ब दुनिया ने उसको कहा दिया यूटर्न लेता है, ठीक है ना, इनफैक्ट वो झूठा है, ठीक है ना। हमने देखा ना, हमने उसको एक लिबादा उड़ा दिया अल्फाज का, हमने उसको, वो जो डिप्लोमेसी है जी, वो डिप्लोमेसी क्या है भाई? आप झूठे हैं, अब माने इसको। सुलह हुदैबिया को उठा के देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहीं पे झूठ नहीं बोला। भाई हम जिसकी हस्ती को अपने लिए नमूना बना के बैठे हुए हैं, जिसकी सीरतुन नबी को हम लेके चल रहे हैं, उस नबी ने तो जो है वो आज तक कभी झूठ नहीं बोला। उसको तो किसी ने कहा कि खड़े हो, मैं आता हूँ, और वो खड़े हैं, वो खड़े हैं वहां पे, और वो बंदा भूल गया जाके, वो अगले दिन आया और देखा कि वो खड़े हैं। भाई ये है वो, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपने वादा किया है, किसी के साथ प्रॉमिस किया था, आप खड़े। आप वही नबी हैं जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये गीली है और ये सूखी है, ठीक है ना, गंदम, और इसका रेट ये है और इसका रेट ये है। तो उसने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं मोहम्मद हूं। तो आप देखें, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने अपने करैक्टर से बताया, और हम, हमारा करैक्टर क्या है? हम एक ऐसी शुतर हमारा करैक्टर है झूठ बोलना, पावर दिखाना, किसी की हक तलफी करना, ये हमारा। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हम पे अज़ाब, एग्जैक्टली, ठीक है। आप देखें आपके यहाँ कितने मसाइल हैं। हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में फैला हुआ है। आप जरा चले जाएं यहाँ पे, आप हमारे जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं, हर दूसरा बंदा आपको हेपेटाइटिस बी उसी का मरीज आपको मिलेगा। यहाँ पे कुत्ते काटने आते हैं तो उसकी वैक्सीन ही नहीं मिलती, कुत्ते काटे चले जा रहे हैं, काटे चले जाते हैं, बच्चों को भंबोड़ रहे होते हैं, ठीक है। सैलाब आते हैं तो लोग यूं करके मर जाते हैं, ठीक है। जलजिला आता है तो भी आप मर रहे होते हैं, बस हम मर रहे हैं, ठीक है। बीमारी आती है तो हम मर जाते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो भी हम मर रहे होते हैं। लिहाजा आप ये देखें कि ऐसी सोसाइटी, अल्लाह फिर ऐसी कौमों पे ऐसे ही अजाब लेके आता है, और फिर ऐसे ही हुक्मरान आ जाते हैं। जिस तरह का ठेले लगाने वाला है उसके ऊपर वजीर भी वैसा है, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी वैसा है। लिहाजा उन्होंने भी, ये भी झूठा है, वो भी झूठा है, और उसके ऊपर भी झूठा बैठा हुआ। एक ही लाइन, एक ही चेन चल रही, एक ही चेन चल रही। लिहाजा हमें ये देखना है कि हम अपने अमाल को ठीक करें, अपनी नीयतों को ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें। अगर हम अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं, अपनी नीयत को ठीक कर लेते हैं, तो यकीन करें और कुछ नहीं। देखिए ये जो है ना, ये जो गिस्टॉल, आपने देखा होगा 35 पहले सैनमे के अंदर फिल्में चला करती थी ना, वो सैनमे के अंदर वो सारे स्टिल्स होते हैं, और उसमें ये होता है कि हम चूंकि हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ये डिजिटल कैमरे हैं, डिजिटल कैमरों के अंदर जो है जो अल्ट्रा डिजिटल होते हैं, इसके अंदर 52 फ्रेम्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, और इससे पहले जो था, जो उसके अंदर होती थी 35 फ्रेम्स 1 सेकंड, यानी 35 फ्रेम जुड़ेंगे तो 1 सेकंड बनेगा। जो 35 mm की जो फिल्म होती थी, इसके अंदर वो जो स्टिल होते हैं उसको गिस्टॉल बोलते हैं। वो गिस्टॉल चलता था तो फिल्म चलती थी। हम सब स्टिल हैं, इस मुआशरे का एक गिस्टॉल है। हम सब मिलके सोसाइटी की फिल्म चलाते हैं। अगर आप उसमें से ये देखें, ये मैंने कान पकड़ा ना, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, एक फ्रेम चलेगा तो मैं कान तक पहुंचूंगा, वो यूं करके चलता है ना, ठीक है, तो हम कान तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें से अगर मिसिंग है एक फ्रेम, तो फिर ये झटका आएगा, वो जरक आएगा। तो इस वक्त हमें झटके लग रहे हैं, ये हमारी उन नेगेटिव सोचों की वजह से लग रहे हैं। ये उन वो जो हमारे अंदर बैठ के वो जो गिस्टॉल है ना, जो सोचते ही उल्टा है, जिसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या है, उसकी वजह से ये सारा कुछ एग्जैक्टली। मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं, यकीनन नाज़रीन, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, इंडिविजुअली हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमें फिर ये जो झटके हैं ना शदीद किस्म के, ये महंगाई के, या ये जो हमारे ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हमें जो फेस करनी पड़ी, ये फिर आती रहेंगी। सोल्यूशन भी लेंगे अपने मेहमान से इंशाल्लाह, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है जनाब मस्बत सोच की, और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है वो मस्बत सोचना शुरू कर दें। हम आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहते हैं, खुश जो है वो बनाना चाहते हैं कि आप कामयाब हों और खुशी को सेलिब्रेट करें, इस कामयाबी को सेलिब्रेट करें। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे, आप उससे हो सकता है अहमद साहब को फ़र्क ना पड़े अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नुकसान ज़रूर होना शुरू हो जाए। तो ये अहमद साहब हम क्यों नहीं सोचते कि देखिए लोग कामयाब होना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, कोई भी मेरे ख्याल से नाकामी नहीं सोचेगा नहीं या नहीं चाहेगा, बट उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस खुशी को, अगर मुझे अब एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मैंने वो अचीव कर लिया तो वो मेरी बड़ी कामयाबी है, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। लेकिन क्या वो अचीवमेंट मैंने मस्बत रह के, मस्बत थॉट्स के साथ या मस्बत कामों को अपनाते हुए मैंने अडॉप्ट की है, ये हम नहीं सोचते। उसकी वजह यह है कि हम हमारे नज़दीक गोल्स और जो हमने मिशन बनाए होते हैं, जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं, वो ज़्यादा अहम होते हैं। और उसके लिए हमें लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े, हमें लोगों के साथ झूठ बोल के उसका हक मार के जाना पड़े, हमें कुछ भी करके वहाँ तक पहुँचना पड़े, हम पहुँचते हैं, लोग पहुँचते हैं। अब देखिए इसी मुल्क के अंदर लियारी गैंग वार हुई और लोगों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेला गया। इसी मुल्क के अंदर जो है जिस तरह लोगों के वो क्या था, वो टारगेट्स थे, पॉलिटिकल टारगेट्स थे उनके, उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए। इसी मुल्क के अंदर जो है आप देखें कि सानिया मॉडल टाउन हुआ, क्या हुआ उसके साथ जो है, वो भी किसी पार्टी के पॉलिटिकल टारगेट थे, एक के अपने टारगेट थे, दूसरे के अपने टारगेट थे, और दोनों ने अचीव किए, दोनों ने अपने अपनी जगहों पे अचीव किए। इस मुल्क के अंदर आप देखें कि जब इदारों पे हमला हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया और वो धरना देके बैठे हुए थे, और एक और पॉलिटिकल पार्टी उसको मार रही थी, तो दोनों अपने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए वो कह रहे थे कि एट एनी कॉस्ट हमने इनको मारना ही मारना है और उनको उठाना है, और दूसरे कह रहे थे एट एनी कॉस्ट हमने वहाँ तक पहुँचना है। तो अपने अपने टारगेट्स थे, पॉलिटिकल टारगेट्स थे, लेकिन मरा कौन? मरी अवाम, लोग मरते और अब भी वही हो रहा है। अल्टीमेटली लोग अपने टारगेट्स के लिए, अपने मिशन के लिए, और जो उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं, मैं बार बार वो कहता हूँ, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। सोचना आपको, मुझे है, और उन तमाम लोगों को है जो इस सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स हैं और जिनकी वजह से मुआशरा बनता है, क्योंकि मुआशरा फ़र्द से बनता है, और फ़र्द जो है वो मिल्लत का के मुकद्दर का सितारा होता है, इकबाल ने कह रखा है उसके बारे में। लेकिन क्या फ़र्द जो है उसको एहसास है कि वो मिसयूज़ हो रहा है? क्या फ़र्द को ये एहसास है कि उसकी सोचें जो है उस पर कोई और गालिब आ चुका है? क्या फ़र्द को ये एहसास है कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, मनूवर किया जा रहा है, उसको किसी ख़ास तरफ लेके जाया जा रहा है, और उससे ख़ास अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं, और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है, फ़र्द इस चीज़ से बिल्कुल ना आशना है, ना वाकिफ़ है, और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। नतीजा ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा जो सफरिंग है वो भी फ़र्द की है, चूँकि फ़र्द जब इस्तेमाल होता है, जब उसको रियलाइजेशन नहीं होती, जब उसको अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके नतीजे में वो कुव्वतें, वो मुक़्तदर कुव्वतें जो आपके मुल्क में होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे कुछ और लोग बैठे होते हैं, वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है, और मैं बार बार कहता हूँ कि असल में हम लोगों के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक हमेशा से रहे हैं, हमारे यहाँ गद्दार हमेशा से रहे हैं, हमारे अंदर ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो हमें ही बेच खाते हैं, हमें ही मार देते हैं, और यूट्यूब रोटस पलट के हमला करते हैं। अल्टीमेटली उन लोगों की वजह से सारी की सारी सोसाइटी तो नहीं, लेकिन आपकी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सफ़र करता है। हमें देखना ये है कि क्या हम अपने आप को जो है हमने मुहिब वतन बनना है। अगर मुहिब वतन बनना है तो फिर हमें एतमाद करना है, हमें एतमाद करना है तो हमें उसके लिए जो है मुस्बत सोच पैदा करनी है, और मुस्बत सोच जो है वो अल्टीमेटली आपको आपकी नीयत की वजह से मिलेगी। और नीयत आपकी अगर हमारी नीयत ये होगी कि मैंने फलां का हक जो है ना वो खाना, मैंने अगले को डिग्रेड करना है, लेग पुलिंग करना, उसको आगे नहीं जाने देना, मैंने आगे बढ़ना है, उसका हक उसको पीछे करते हुए। मुझे बताओ पूरे अभी आजकल आप ज़रा मार्केट में जाएं तो आपको सब्जियों के रेट रिजनेबल मिलते हैं, आपको पकौड़ों समोसों के रेट रिजनेबल मिलेंगे। अच्छा ज़रा आ लेने दो पहला रोज़ा, अच्छा साथ ही समोसा 15 रुपये महंगा हो जाएगा, पकौड़ों के अंदर 20 रुपये का इन्होंने इजाफा कर देना है, फ्रूट आपको मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा भी तो वो ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा फ्रूट, हमारी भी एक सोच है कि जी चूंकि रोजा रखा है जी, पता नहीं कितनी का हमारे अंदर आज कमजोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है, सारी डिशेस बनाएंगे, भले ही खाए ना खाए, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि जब जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है
तलब बढ़ती है तो रसद उतनी ही होती है, तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। सो हम भी अजीब सी कौम है, हम कभी वो नहीं करते कि अच्छा ठीक है यार थोड़ा सा गुजारा कर लें। रंग बिरंगे डिशेस खाने नहीं होंगे तो हमारी इफ्तारी नहीं होगी। अफ्तारी नहीं होगी, मतलब कि हम समझते हैं कि स्वाब है शायद। जब वो जो है ना वो लाल रंग का, अब नाम नहीं ले सकते हम उसका, लाल शरबत बनाना और उसको वो कोई स्वाब है शायद, और वो हिस्सा बन गया हुआ है। रोजे ने कहा है कि तुम आप समोसे पकौड़े बनाओ, आप फ्रूट चाट बनाओ, दही भल्ले बनाओ, कहाँ उसने कहा दही भल्ले खाओगे तो होगा। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि रोजा जो है वो बुनियादी तौर पे आपको ये सिखाता है कि आपने किस तरह से भूखा रहना, और आपकी तरबियत करता है कि अगर कल को देखे कहत आ जाता है, कोई इस तरह की आ जाती है, चूंकि हर मजहब के अंदर, तो उस सूरत में आपने किस तरह से लड़ना है, हमारी एक तरबियत है ना, ठीक है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपकी सोशल सर्वाइवल एज वेल एज आपके रिलीजियस सर्वाइवल, यानी आपकी मतलब कि आपके पास पानी पड़ा हुआ, आप अकेले बैठे हो और आप नहीं पी रहे, तो यही है ना, आपको ये सिखा रहा है ना, हलाल है लेकिन उसके बावजूद आप उससे दूर हैं, कोई आपको देख भी नहीं रहा, कोई नहीं आपको देख रहा, ठीक है ना, आप अकेले हैं, कमरे में बैठे हैं, पानी पड़ा हुआ सामने, हर चीज पड़ी हुई, लेकिन आप नहीं हाथ लगाते। तो आपकी एक जो जात है, आपने अपनी जात के अंदर घुस के और अपने उस नफ्स को आपने लगाम डाला है, ठीक है ना, आप उसको लगाम डाले हैं और उसके ऊपर आपने उसकी सवारी किया और उसको आप दौड़ा रहे हैं उसको, ठीक है, नहीं पीना मैंने, नहीं करना। अच्छा, दो चीजें हैं ना, एक तो सोशली आपको बताया गया कि आपकी तरबियत है कि इन केस बुरा वक्त आ जाए, आपको भूखा रहना पड़े, जंग की हालत है, कहत की हालत है, तो भी आपकी, और दूसरा आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि आपने कहा नहीं करना, तो अल्लाह को तो डिटर्मिनेशन चाहिए ना, और सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी को चाहिए कि एक ऐसी ताकतवर वो कि जो बुरे हालात में जो है वो कर सके, लड़ सके और सर्वाइव कर सके, लेकिन हमने दोनों नहीं किया, हम दोनों चीज़ों में जो है वो नाकाम रहे। हमने आप देखें कि पूरा दिन जितना आपने अपने आप को भूखा रख के, रोज़ादार रख के, आपने जितना वो स्वाब कमाया होता है, शाम को उतनी ही मुरगन ग़िज़ाएँ खा के, जितनी अपनी कैलोरीज फैट्स वगैरह कम किए थे, उतना ज़्यादा खा पी के आप, अच्छा हार्ट अटैक, मैं हैरान हो रहा था, मैं पीछे देख रहा था, किसी से मेरी बात हुई तो उसने कहा यार ये जो है ना रोज़ों के बाद फौरी तौर पर बहुत सारे हार्ट अटैक और पेट की बीमारियों के हमारे पास हुए आते हैं। पूछा कि क्यों, कहते यार रोज़ा जैसे इफ्तारी होती देख खा के ऊपर कर दें, बर्डन डाल दें, तो उसने तो बिल्कुल ही काम ही करो, कहता है मुझसे काम नहीं होगा, तुसी आप हजम कर लो। तो मैं कहता है मुझसे नहीं होगा ये, और तुसी उनाव करो। तो मतलब ऐसी सूरत हाल में हम, मतलब मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ा सा कुछ तो इनको तरबियत करने की जरूरत है। हमारा आलम नहीं तरबियत कर रहा, इल्म बेच रहा है, वो उसका ठीक है, जो मिंबर पे खड़ा है, जो हमारा वो उसके अपने मसाइल हैं, उसको मस्जिद के लिए चंदा चाहिए, वो चंदे से नीचे आता ही नहीं है। फिर उसके दूसरे लोग हैं हमारे, उन्होंने भी मज़हब को जिस तरह से बेच रखा है। कुछ लोगों के बारे में वो सही कहते हैं कि उन्हें इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद की फ़िक्र होती है कि वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट लाजेस में रहें या हम मिनिस्टर कॉलोनी में रहें, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के बाद, अब ऐसी सूरत हाल में लोगों के जब अपने मामलात जो है वो ठीक नहीं है, वो खुद उनकी अपनी नीयतें ठीक नहीं है, इंडिविजुअली अगर हम सही नहीं है तो कैसे हम कौम की तरबियत कौन करेगा, और कौम को हमने ऐसी वो जो है ना वो दिए रखे हैं उनको, उनके मुंह में वो पंजाबी में कहते हैं बल्ले, जिसको हम वो कहते हैं, वो क्या होता है, वो जो शुगर कोटेड चीज़ें जो है हम उनको पहुंचा देते हैं बच्चों को, और वो उसको बैठ के जो है वो लगे रहते हैं, क्योंकि हमने अपने लोगों को उस गलत तरफ हमने जो है वो डाल दिया है, और उसके नतीजे में मुझे नहीं लग रहा कि हम कम से कम भी अगले को 50 साल तक हम सीधे पदरे हो पाएंगे। मुझे 75 सालों में हम नहीं हो तो आगे हम क्या होंगे, खराब हुए। 75 साल पहले हम बेहतर थे एग्जैक्टली, अब हम ज्यादा खराब, अब हम तो अगर ये हालात रहे तो अहमद साहब आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त, इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी कि यकीनन हमें और 1 घंटा चाहिए था एक इस पे बात कर सके, बट बहुत कुछ हमें जो है आपसे जानने का, सीखने का मौका मिला। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, मस्बत सोच ही आपको कामयाब कर सकती है, मस्बत सोच ही आपको सुकून दे सकती है, मस्बत सोच ही आपको खुशहाली और तरक्की की जानिब लेके जा सकती है। अगर हमने हमारी सोच को नहीं बदला, कोशिश करते हैं लेकिन उस कोशिश पे हमने कायम भी रहना है, हमने उसके ऊपर डटे भी रहना है। अगर डटे नहीं रहेंगे और कहेंगे अच्छा नहीं मुश्किल है और अपने गोल से हट जाएंगे, अपनी सोच को फिर नेगेटिव कर देंगे, ऐसे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वही हम जो है ना वो तरक्की पजीर ममालिक जो है इसी में हम रहेंगे कि अच्छा बस चल रहा है तो चलने दे सिस्टम। तो ऐसा नहीं, ज़िंदगी मिली है, इसे गुजारें मत, इसे जिएं कामयाबी के साथ, खुशी के साथ, खुश इखलाकी के साथ। जीना ही असल ज़िंदगी है। वेल, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है
जहाँ मस्बत सोच की बात की, मस्बत सोच आपको खूबसूरत बनाती है, लेकिन कुछ खूबसूरती हमें ज़रा सोसाइटी में आर्टिफिशियल चीज़ों से भी अडॉप्ट करनी पड़ती है। उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सस्रा में कहेंगे आपको खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा, नेक्स्ट चीज़ पे हम करने वाले हैं बात, क्योंकि इससे पहला हमारा जो सेगमेंट था वो हमने बात की हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारी मस्बत सोच के हवाले से हमने बात की कि कैसे मस्बत सोच को अपनाते हुए ज़िंदगी को कामयाब खुशहाल कर सकते हैं, तरक्की याफ्ता हम हो सकते हैं। जहाँ हम मस्बत सोच की बात करते हैं, मस्बत सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है, लेकिन खूबसूरत रहने के, अपने आप को खूबसूरत रखने की अगर मैं स्किन की बात करूँ, जो हमारी आउटर ब्यूटी है उसकी बात करूँ, तो उसके भी जो है हम कह सकते हैं उसके लिए कुछ हमें ऐसी तदाबीर हैं, एहतियाती तदाबीर कह सकते हैं, कुछ ऐसे इक़दामात कह सकते हैं जिनको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम भाग दौड़ करते हैं, अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी बिज़नेस में, अपनी इवन जो घरेलू ख़वातीन उनकी बात करूँ, अपनी फैमिली, बच्चों में, किचन में इतना उलझ जाती हैं कि अपना ख़याल नहीं रख पाती, अपनी सेल्फ़ केयर जो है ना वो भूल जाती है। तो जनाब, आज हम यही बात करेंगे कि जब फेस की हम बात करते हैं, धूप में निकलते हैं, घर में कामकाज कर रहे हैं, किचन में हमारी ख़वातीन हैं जो ऑफिसेज जाती हैं, ट्रैवल जिनका बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है, हमारा जो फेस है वो खासा डैमेज हो सकता है, या काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। जो हमारी ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं खो सकती है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे नाजरीन जो हैं उनके जो प्यारे प्यारे फेसेस हैं वो ख़राब हो। तो आपकी ब्यूटी को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है और किन इक़दामात को फॉलो करते हुए, ख़ासकर आसान चीज़ों को, हम बिल्कुल आपको मुश्किल चीज़ें नहीं बताते, हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान ट्रिक्स जो हैं, आसान से आसान जो कह लें कि ट्रीटमेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकें, आपको गाइड कर सकें। आज भी कुछ आसान इक़दामात जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपने फेस की जो ब्यूटी है उसको आप बरकरार रख सकें। जनाब, ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जी, अलमास अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अलमास साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम थोड़े सेम सेम लग रहे हैं। हाँ, दोनों के कलर्स इत्तफाकन मिल गए। इत्तफाकन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इत्तफाकन हो गया। हो गया। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अलमास, पहले तो मैं शॉर्ट सा ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत तकरीबन 8 साल से आपको जानती हूँ, लेकिन इससे पहले का आपका सालों का एक्सपीरियंस है। यही फील्ड आपने, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड है, ब्यूटिशियन से, ब्यूटी एक्सपर्ट्स के हवाले से, लेकिन उसमें फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी उसमें पहलू आ जाते हैं। यही क्यों सेलेक्ट किया आपने? साथ में माशाल्लाह आप एडवोकेट भी हैं, लेकिन ब्यूटी एक्सपर्ट में देखें तो क्या ही बात है। महविश, एक्चुअली ये जो आर्ट होता है ना, ये आपके अंदर होता है, ये आप डिसाइड करते हैं बचपन से। आपकी फील्ड्स का आप पेरेंट्स को पता चल जाता है, इसका किधर ज़्यादा रुझान है या ये क्या कर सकते हैं। बचपन से ही मुझे याद है कि मैं कोई 5th क्लास में पढ़ती थी तो मैंने अपने मोहल्ले की एक मेरी जो फ्रेंड थी उसकी छोटी बहन के बाल काट दिए थे और उसको जगह जगह से उसके पैचेस हो गए थे और मुझे कितनी मार पड़ी थी उसके लिए, क्योंकि उसकी मदर आके मेरी अम्मी से खूब लड़ाई की कि तुम्हारी बेटी नहीं देखो क्या है। तो ये मैं शुरू से ही कुछ क्रिएटिव इसमें ना, मुझे मेकअप से, बालों के कलर और रंगों से मुझे बहुत प्यार था। तो मुझे लगा कि बड़े होते होते मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा डेवलप हो गया। तो सबसे पहली फुर्सत में मैंने काम ये किया कि मैंने कहा ये किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मुझे दुल्हन है, क्योंकि मोहल्ले में भी कोई दुल्हन बनती थी मैं सबसे आगे कोशिश करती थी, मैं खड़े होके गौर से देखूं इसको। तो एक मेरा नेचुरली ये रुझान था इस तरफ, तो वो डेवलप होता चला गया। फिर मैंने इसमें सोचा कि मुझे एक निरी ब्यूटिशियन नहीं बनना, सिर्फ इसमें मुझे कुछ क्रिएटिव काम भी करने हैं ताकि स्ट्राइकिंग हो, लोगों को ज़्यादा फील हो कि ये इसने ये क्रिएशन किया। तो बस उसमें मेरा बहुत शौक और जिसको कहते हैं ना पैशन बढ़ता गया। और
बस मैं आज आपके सामने और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अलमास अख्तर साहबा एक ब्रांड थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह बन मच। चुकी हैं। अच्छा अलमास साहबा फेस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमारे नाजरीन शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपका जान जाए कि आपको कैसे ये बचपन से शौक था या मौसमी शौक था, लेकिन जो कि आपको बचपन से एक क्रिएटिविटी आपके अंदर थी माशाल्लाह से। ये हमारे आजकल की मैं बच्चियों की बात करूँ, इवन ख़वातीन की बच्चियाँ बच्चे सबकी मैं बात करूँ, उनके फेस हमें बहुत ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, बल्कि क्या मैं भी वजूहात हो सकती हैं? सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चे बच्चे भी अभी exactly मैं मैंने ये बात सोचती की, हूँ हाँ। कि एक 18 से 25 साल तक की एज ऐसी होती है कि इसमें एक फ्रेश लुक आनी चाहिए ना। Exactly. बच्चों को भी ऐसा नजर हाँ। आना चाहिए, बच्चियों को भी ऐसा हाँ। नजर आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है बच्चे पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते। देखिए लिक्विड, ये जो पानी है ये ब्यूटी है हमारी, ये ब्यूटी को इन्हेंस करता है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारी ब्यूटी को चीज़ इन्हेंस करती है वो तो हम लेते नहीं है, क्रीमों पे चले जाएंगे या कुछ लड़कियां फेशियल्स कराने चली जाएंगी। इससे आपकी कभी भी स्किन फ्रेश नहीं होती जब तक आप इंटरनली यही जो इनटेक कुदरती ग्लो ग्लो है वो पानी से ही पानी आता है, जो वो कुदरती गजाओं से आएगा। लेकिन उस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। हालांकि मैंने देखा अगर आप एक हफ्ता रेगुलर पानी पिए, एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने हमें ये मुफ्त में एक ब्यूटी बढ़ाने की हमें चीज़ मिली हुई, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते। तो बेसिक चीज़ ये है। उसके बाद ये है कि बच्चियों को पता नहीं होता कि हमने हमारी स्किन किस तरह की है, हमें इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्योंकि हर कोई तो सैलून में नहीं जा सकता, ये बात माओं को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और जहाँ से वो खरीदने जाती है वो लोग गाइड नहीं कर सकते। बस टीवी पे देखा रंग गोरा करने की क्रीम कौन सी है, निशान किससे ख़त्म होते हैं, वो परचेज कर लेंगी और फिर स्किन मज़ीद डैमेज हो जाती है। और जैसा कि आप जानती हैं वो फार्मूला क्रीम जो 3 क्रीमें मिक्स करके बनती है, उससे इंस्टेंट रिजल्ट आता है कि आप एकदम बड़े हसीन और गोरे हो जाते हैं। ठीक 15 दिन के बाद उसके डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और जब तक उसे वो फिर लगाए नहीं आप फिर से ठीक रिपेयर नहीं होते। और जब छोड़ेंगे तो मुस्तकिल नोयत की स्किन जो है ना डैमेज हो चुकी होती है। हाँ, और वो स्किन रिपेयर भी नहीं होती। अच्छा। हमारे पास लेडीज आती हैं, उनकी इतनी डार्क पिगमेंटेशन होती है और वो कहेंगी कि फेशियल से ठीक कर दें। मैंने कहा ये आपने फार्मूला क्रीमों से डैमेज की हुई है, क्योंकि इसकी इंटरनल जो सेकंड लेयर है वो डैमेज हो चुकी है। वो फिर रिपेयर नहीं होती कभी भी। तो जब वो उनको पता है इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो फार्मूला क्रीमें और अवेयरनेस ना होने की वजह से सिलेक्शन प्रोडक्ट की सही से नहीं होती। तो ये वजह है, पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते, फ्रूट नहीं खाते बच्चे इन चीज़ों से। तो फिर ज़्यादा जो है मैं अगर बात करूँ स्किन डैमेज होने की जो वजह है, जो फेस जिससे डैमेज आपकी स्किन हो सकती है, वो ये फार्मूला क्रीम्स? नहीं, सिर्फ फार्मूला क्रीम्स नहीं है। हमारे हार्मोन जो हमारे हार्मोनल चेंजिंग्स होते हैं वो भी हमारी स्किन, और हमारा स्टमक अपसेट हो वो भी हमारी स्किन को डैमेज करता है। मतलब चीज़ें मल्टीपल मिक्स होके, सनबर्न है जब आप बाहर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मूला क्रीमें हैं, आपकी डाइट है, आपका खुराक है, इसके अलावा आपकी इंटरनल हेल्थ है, ये सारी चीज़ें मिक्स होके स्पाइसी खाने बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा जो है ना फास्ट फूड, तो ये सब चीज़ें मिल के ना आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा स्किन इफेक्ट होती है, क्योंकि आप बज़ाहिर फेस आपका अगर इफेक्ट हो रहा है तो आप फौरी तौर पे किसी को देखते हैं तो फेस देखते हैं ना। तो जाहिर है जब उस पर कोई डल आप लग रहे होंगे या फ्रेश नहीं लग रहे होंगे तो उसका रीज़न तो उस बच्चे को भी नहीं पता होगा कि मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। और यही वजह है कि बच्चे हमारे या बच्चियां जिनकी भी हम बात करते हैं वो एहसास कम तरीका जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इसमें मुब्तला हो जाते हैं, या फिर सारी रात जो जागते हैं बच्चे, एग्जैक्टली पूरी रात बात करते हैं कि ये जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या डाइट का ख्याल न रखना, लेट नाइट खाना खाना, नींद पूरी ना करना, इसका फेस पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पे बात करते हैं। शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ये ना आज का सेगमेंट आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मस्बत सोच के साथ साथ अब आपकी खूबसूरती को एनहांस करने की हम कर रहे हैं जनाब बात। अच्छा अलमास, ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी नींद का, आपने जिक्र किया था नींद के साथ साथ जो हम लेट नाइट खाना खाते हैं, प्रॉपर हम नींद नहीं करते, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा हैवी लाइट पूरी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इसका स्किन पे, फेस पे खासकर मैं कहूँगी क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं? नहीं, बहुत बुरे असरात होते हैं क्योंकि आपने देखा कि नींद 8 घंटे कम से कम पूरा करना ज़रूरी है। मैंने भी नोट किया है कि अक्सर मैं रात, क्योंकि मैं इस एज में भी पढ़ती हूँ, अभी मैंने एलएलएम के पेपर दिए हैं, तो मैं पूरी रात जागती थी, तो मैंने नोट किया कि मेरी टांगों में अगले पूरे दिन दर्द रहती थी और मेरी पूरी बॉडी में दर्द। तो मैंने डॉक्टर से पूछा आजकल मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप नींद ले रही हैं, इट मीन्स के वो कहते हैं बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रात को सोएं, आपकी हड्डियां रिलैक्स तभी होती अच्छा, हैं। मैं कोशिश करती हूँ 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। और मैं अगले दिन मुरझाई हुई, डल, हर कोई नोट करता है कि आज तुम बहुत डल लग रही हो, और इसकी वजह यही है कि मैं पूरी रात की जागी भी होती हूँ। तो बच्चों का क्या हाल होता होगा जो पूरी रात मोबाइल से खेलते हैं। और उनके आपने देखे हैं कि मतलब वक्त से पहले उनके फेस एजिंग आना शुरू हो जी है। एग्जैक्टली, एजिंग, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डार्क है। सर्कल तो हर एक का प्रॉब्लम है। और मैंने देखा है कि जो बच्चे कंप्यूटर पे पूरी रात काम करते हैं या पूरी रात पबजी खेलते हैं या कोई गेम खेलेंगे या मोबाइल से लगे होंगे, उनको उनकी से देख लें, और जो बच्चे पूरी रात सोते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लें कितना होता है। तो ये हेल्थ अच्छी रखने और खूबसूरत दिखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये डाइट का ख्याल रखें, तो क्या पानी ये रूटीन चेंज हमारी क्यों हो रही है, वजह क्या है? जबकि हमें देखिए अब तो अवेयरनेस ज़्यादा है, अब तो हमें ज़्यादा पता है कि हमारे लिए फ़ायदा क्या है। सोशल मीडिया की अट्रैक्शन लोगों बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गई है। सोशल मीडिया आप देखें, बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो गेम, और खाना टाइम पे प्रॉपरली नहीं खाते, रात को लेट नाइट खाएंगे तो जाहिर है फिर अगर फ़ौरन सो जाएंगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये सारी रूटीन ठीक होने की ज़रूरत है अगर आपने अपनी ब्यूटी को कायम दायम रखना है, इन्हेंस करना है। तो ये आप सोएं टाइम पे, खाना ठीक खाएं, फ्रूट लें, पानी पिए। मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं आप फ्रेश दिखेंगे, टाइम पे सोएं। तो आप और कोई अच्छी सी क्रीम सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप अपनी नॉर्मल स्किन के लिए कोई बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर मिलते हैं। ये इस पे ना ये हम सोल्यूशन लेते हैं कि क्या क्या आसान चीज़ों के तरफ हम आए। ये जो अदर अब देखें, आप माशाल्लाह से एक ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी ब्यूटिशियंस को आप ट्रेन करती हैं, वर्कशॉप्स आपकी होती हैं। जो प्रॉपर सीख के आता है वो तो बंदा हमें समझ में आता है, लेकिन आजकल हर दूसरे कोने में सैलून है, हर दूसरी बंदी एक्सपर्ट बनी हुई है, जबकि एक्चुअल में वो एक्सपर्ट नहीं है। देखें, इसीलिए तो चीज़ें हेयर को ले लें, स्किन को ले लें। एक तो वैसे इश्यूज है बच्चों के, और जब हम किसी सैलून पे जाएंगे और कोई सर्टिफाइड ब्यूटिशियन नहीं है तो आप देखें कि वो जब उसको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, आप यकीन करें, मैं हेयर डैमेजेस रिपेयर की अक्सर ट्रीटमेंट्स देती हूँ, तो मैं उनके इंग्रेडिएंट इतने दिन मुझे लगते हैं, मैं स्टडी करती रहती हूँ, गूगल पे जाती हूँ, फिर देखती हूँ कोई इंग्रेडिएंट हार्मफुल तो नहीं है बालों के लिए, हेल्थ के लिए, मैं वो सिलेक्ट करती हूँ। इसी तरह मैं स्किन का भी यही देखती हूँ। तो अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है, आपके पास ये अवेयरनेस ही नहीं है, आप उस पर इंग्रेडिएंट को जान ही नहीं सकते, तो आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। मैं इतनी इनसिक्योरिटी होती है जब कोई हेयर का क्लाइंट आपके सामने बैठा है और आपने उस पर वर्क करना है, तो मेरे अंदर भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि आया मैं वो रिजल्ट सही से दे पाऊंगी कि नहीं। जबकि मुझे 25 साल हो गए कॉन्टिन्यूसली मैं हेयर पे रिसर्च करती हूँ, काम करती हूँ, केमिकल वर्क पे जितने केमिकल इन पे रिसर्च करती हूँ। लेकिन क्या अगर कोई आम किसी सैलून से कोई, अब मैं मेरी बच्ची को यहाँ सैलून बना लेगी, तो मैं तो नहीं समझती कि उससे सारा कुछ आया हुआ है कि वो सैलून बना लेगी। तो मेरी से तो कई स्टूडेंट 3 माह का कोर्स करके सैलून बना के बैठी हुई हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपने अगर, बेशक आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने पैसा कमाना है। पैसा तो देखें, आप मेरे सैलून पे आई हैं, नेचुरली सोच के आई हैं कि मैं जो काम कराऊंगी मैंने इसको पे करना है। लेकिन अगर आपने ये सोच के कि मैंने इसे पैसा निकालना है और मैंने, शुक्र है क्लाइंट आया,
लेकिन जब आपने अपना काम द बेस्ट देना है तो मेरे ख्याल में पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि मैंने इसके बालों को खूबसूरत बना के भेजना है, इसकी स्किन को चमकदार बना के भेजना है, जो मैं कर सकती हूँ अपने, तो वो कैसे आएगा जबकि मुझे पता है ये स्किन जो आई है ये ड्राई स्किन है, मैं इस पे ऑयली स्किन का या इस पे नॉर्मल स्किन का ट्रीटमेंट कैसे दे सकती हूँ। अगर ऑयली आई है तो उस पे मैं नॉर्मल स्किन का ट्रीटमेंट क्या, मुझे तो एनालिसिस करना है कि आया इनकी स्किन क्या है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है और मैं कैसे काम करना है। मैं नॉर्मल नॉलेज जरूरी, क्योंकि आपने एक अगले के फेस को रीड करना है। ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है और ये तभी इस्टेब्लिश होगी जब हमारे पास इस तरह की ब्यूटिशियन, पढ़ी लिखी ब्यूटिशियन और उन पे रिसर्च करने वाली ब्यूटिशियंस होंगी। तो मेरे ख्याल में मेरी एक दोस्त है अदीबा अली, कराची में होती हैं, हेयर एक्सपर्ट है, और आप यकीन करें कि वो इस फील्ड में इतनी गुम हो चुकी है कि कभी कभी वो कहती है कि मुझे ये टेंशन होती है कि मतलब आम सैलून जो बना के बैठी है वो क्या कर रही है, लोगों के बालों से खेल रही है और वो उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। वो केमिकल, उसको केमिकल्स का पता चल जाता है कि इसमें क्या केमिकल और ये क्या डैमेज करेगा। तो मैं कहती हूँ दीबा तुम जैसे, और जैसे मैं जुनून पूरी रात उससे बात करूंगी कि दीबा फलां बाल मेरे पास आया, मैंने क्या करना है, उसका कैसे रिजल्ट लाऊं, मतलब ये कि उसके बाल की अगर ड्राई है तो मैं उस पर ये ट्रीटमेंट दे सकती हूँ कि नहीं। तो हम इतना डिस्कस करते हैं क्या ऐसा होता है, बाल ऑयली है तो क्या है, ड्राई है वीक, मतलब ये सारी चीजों को देखना हर एक पे एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, नहीं, डिफरेंट है हर एक की। तो ब्यूटिशियन इतना खरीदती है जो आम महल्ले में बैठी हुई है, वो खरीदेंगी कि अगर एक उसका वर्जन 1 लाख का आता है तो वो 4 लाख की लेंगी। मैं तो 4 लाख की लेती हूँ, मैं तो ड्राई बालों का लेती हूँ, वो मैं अर्न भी तो करती हूँ उससे, अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो अर्न भी करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि एक नॉर्मल बाल आया तो उस पे मैं ट्रीटमेंट जो है वो डैमेज बालों वाला करने लगी हूँ, डैमेज बालों पे ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए प्रोडक्ट लेके रखना पड़ेंगे। एग्जैक्टली, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास तमाम प्रोडक्ट हों जिसकी वजह से, मैं जिसकी वजह से इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकी क्योंकि मैं प्रोडक्ट पे खर्च करती हूँ और वो इतने महंगे होते हैं तो मुझे उतना कोई रिटर्न देता नहीं। एग्जैक्टली यही चीजें हैं, लेकिन मेरी एक सेटिस्फेक्शन तो है, मैं सुकून से सोती हूँ, मैं रात को सुकून से सोती हूँ कि जो मेरा आज क्लाइंट काम करा के गया वो मुझे याद रखेगा। और आज कल मैं हैदराबाद से आई नहीं थी मुझसे काम कराने, सिंध से, और मैं कल उनका लगाऊंगी, उन्होंने पूरे रिव्यूज दे के गई हैं मुझे, और वो मुझे कहती है मैं सिर्फ तुम्हारा देख के आई हूँ कि अलमास अख्तर है जो क्वालिटी पे काम करती है, तो यहाँ तो और भी इतने सैलून थे। और वो वापसी में उसने कहा मैं पूरा इंटरव्यू तुम्हें दे के जाऊंगी, तुमने जो मेरा किया है काम, मैं कितनी सेटिस्फाइड हुई। तो लोग फिर ऐसा भी तो है, लोग कहाँ से भी ढूंढ के मुझे आ जाते हैं। काम बोलते हैं ना, जब आप परफेक्शन दे रही हैं, जब आप सेटिस्फेक्शन दे रही हैं लोगों को, वो उनको कोई किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद, चाहे वो फेस का है चाहे वो हेयर का है। मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारी 50 साल एज हो गई है, तुम्हारे बाल फिर भी इतने जबरदस्त हैं, ये कैसे हैं? तो उनको ये नहीं पता कि मैं बालों के साथ खेलती हूँ, अपने बालों में मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैंने एग्जैक्टली देखा है, लेकिन मैं कलर्स, डिफरेंट स्टाइल, वो चीजें, तो मैं ट्रीटमेंट्स भी देती हूँ, मतलब इनको मुझे पता है कि क्या चीज डाइट चाहिए, मुझे इन्हें कैसे मेंटेन रखना है। तो मतलब 50 साल की हो या 40 साल की हो, आपको पता होना चाहिए मेरी चीजें कैसे मेंटेन रह सकती हैं, और ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, अगर हम इनकी कदर करेंगे तो अल्लाह ताला एक ब्यूटी इनहेंस करेंगे ना इनकी। तो अगर हम न कदरी उनकी करेंगे, ये ब्लीच कर रहे हैं उसके बाद उन पे कुछ कर ही नहीं रहे, ब्लीच करने का मकसद ये आपने अपने बालों से प्रोटीन लॉस कर दिया, मॉइस्चर लॉस कर दिया, तो इसमें फिर वापस प्रोटीन डिपॉजिट भी तो करना है, वो कोई नहीं करता, वो सैलून पे ना जाएंगी, खुद से घर में भी आप सिंपल मेयोनीज लगा लें। एक दफा जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे तो आपने मेरा प्रोटीन आयरन ट्रीटमेंट किया था, कितने खूबसूरत बाल जो बिल्कुल डेड हो गया था जैसे। तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमने चले कोई ट्रीटमेंट ले ही लिया, शौक भी है, हमने लेना भी है, मैं खुद डेड ग्रे कर लेती हूँ कभी। एग्जैक्टली, मैंने देखे वो कितने खूबसूरत आप पे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है फ्रेश रहते ऐसे वो हाँ नहीं, मैं मुझे पता है मेरे बालों से केराटिन चला गया, प्रोटीन चला गया, लेकिन मैंने वापस डालना है, डिपॉजिट करना है मैंने इसको। ये चीज हमारे फेस की है, और जरूरी नहीं कि
सिर्फ सैलून जाके प्रोटीन आप घर में मेयोनीज लगा लें, अच्छा हाँ, अंडा लगा लें। इसी चीज पे ना आप फेस के हवाले से स्पेशली हेयर पे इंशाल्लाह किसी और दिन आपसे हाँ, प्रॉपर हम अभी गाइडलाइन सिर्फ- लेने, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बहुत सब्जेक्ट बड़ा, है। जैसे बिल्कुल। फेस का है इसी तरह हमारे हेयर्स का भी है। फेस के हवाले से हमारे नाज़रीन को ना कोई आसान कुछ इकदाम, कुछ तरीके बताएं जो घर में, देसी, हाँ कुछ अच्छा। ऐसे बता देता कि जिनकी फेस, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से हमारा हम धूप में निकलेंगे। और सबसे ये पहले चीज़ें, तो हाँ। आप ये करें कि हमें हर रात को एक जो फ्रेश दूध होता है उसके ऊपर एक बलाई की लेयर होती है, बॉयल करने से बिल्कुल पहले ऐसे होती है। एक लेयर आती है, हाँ। वो उतारें, क्लींजिंग उससे करें। और जिनके घर में ना हो नहीं, वो फिर ब्यूटी करनी है, कुछ देसी टोटकों में तो फिर ये करना पड़ेगा कि आप ठीक थोड़ा है। सा, हाँ। हाँ उसमें लैक्टिक एसिड होता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी सब वाइटनिंग क्रीमों में होता है, जो हमें वाइट करता है। तो हमें डायरेक्ट अगर मिल रहा है लैक्टिक एसिड तो हम क्यों ना लगाएं। उस बलाई से आप मसाज बिल्कुल, क्लेंस करें आप अच्छे उसको से। क्लींजिंग करेंगे, आप देखें दिनों में आप कितने गोरे, वाओ। कितने फ्रेश पोर्स, आपका सारा मसला हल हो ग्रेट, जाएगा। ग्रेट। उसके साथ क्लींजिंग हाँ। करें। इसके अलावा हाँ। आपके पास घर में पोटैटो या ऑफ आलू कोर्स वो तो हैं, सबके घर में होता है। आलू का हाँ। जूस निकालें और खीरे का जूस ठीक है, निकालें। ठीक है। उस आपने डार्क सर्कल का भी आप मसाज ठीक दें, है, आप फेस का भी दें, ठीक है, आप ठीक है। देखें कितना लिफ्ट कर जाएगी आपकी स्किन। ग्रेट, ग्रेट। इतनी लिफ्टिंग आएगी उसमें। मेरी ये जगह ना मतलब एक हाँ, एज के बाद टाइम ये के साथ, आपके हाँ। बन जाते हैं, लेकिन अब मैंने तो सिर्फ बिल्कुल दो नहीं, तीन दिन बिल्कुल किया है, नहीं, हाँ। 2-3 दिन मैंने किया तो और ये बिल्कुल मेरी नहीं, लिफ्ट कर गई है। ये तो आसान आसान सी तरीके हैं वो जो हम है घर में कर टेक्निक सकते है। हैं। इसके अलावा जैसे टोमेटो, या जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी लिफ्टिंग करते हैं स्किन की। ग्रेट, आप उससे उनको आप मसाज करें क्लींजिंग face। करके ठीक है। उसके बाद हल्का सा उसका मसाज दें ठीक है। और 1-2 घंटे बस आप उसे वॉश कर वॉश दें। कर, आप देखें कि ग्रेट, आपकी ग्रेट। स्किन कितनी अच्छी। इसके अलावा गाजर का जूस है, हाँ। वो आपकी स्किन को इतना फ्रेश करता है। यही जूसेस का इस्तेमाल करें। और ये कुछ लेमन, लेमन अगर का, आपकी हाँ। स्किन थोड़ी ऑयली है ठीक है। तो, और मतलब थोड़ी सी आपकी नॉर्मल टू ऑयली की तरफ जा रही है, तो फिर आप वो वाला टोटका करें जिसमें लेमन और ग्लिसरीन मिक्स ठीक है, करके और ठीक है। रोज वाटर Alright। ये बना के रख लें। लेकिन सही। ऑयली है तो ग्लिसरीन निकाल दें आप। निकाल दे, एग्जैक्टली। हाँ, और अगर आपकी नॉर्मल और ड्राई स्किन है हाँ। तो फिर आप ये मॉइस्चर यूज करें। मेरे ख्याल में ये जादू है वाह, और ये बहुत पुराना, सदियों से ये नुस्खा एग्जैक्टली। चला आ और ये रहा है। देसी टोटके, और ये हाँ, इनका ये असर भी होता असर है भी होता है। और आप देर पा अपने, रहता है। और ये अगर आप हाँ। नोट करें कि अगर आप रोज रात को हाथों और पाँव का इसे मसाज करें तो आप देखें कि आपके हाथ कितने यंग हो कैसे जाएंगे आप खूबसूरत और लगेंगे। एड़ियों पे वो डेड स्किन भी नहीं हाँ, आएगी हाँ। और आपके हाथ भी ड्राई लुक नहीं देंगे और आपकी बहुत अच्छी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें घरेलू, जिनको, हाँ हाँ एग्जैक्टली, जी, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल भी बहुत शुक्रिया अलमास साहब, आपने हमें वक्त दिया। इतनी अच्छी थैंक यू सो डिस्कशन मच। रही। और सच सवेरा, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप लोग तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दिल तो चाह रहा है कि आपको इतनी और सारी बताइए। नॉलेज दूं कि आप जो है ना कम से कम, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हम चाहते हैं नाज़रीन को ना थोड़ा थोड़ा करके गाइड करते रहें। ज्यादा देंगे नॉलेज तो वो भूल ना जाएंगे। हाँ। तो थोड़ा ये थोड़ा बात है। करके बताएं ताकि वो याद रखे। वो once again इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अलमा साहबा, वक्त दिया थैंक आपने। यू। नाज़रीन एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद एक और ब्यूटी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी जानेंगे उनकी राय क्या है और वो क्या कहती हैं कि किस तरह से हम अपने चेहरे का ख्याल रख सकते हैं, और वो भी कुछ टोटके आपको बताएंगी जिसकी वजह से आप अपनी स्किन की केयर। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हफ्ते में कहेंगे आपको खुशामदीद। कि आपकी ब्यूटी के हवाले से हम बात करें, आपके फेस को और फ्रेश और ख़ूबसूरत दिखाने की हम बात करें, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर करके आप लोग ख़राब कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन के फेस पे मुस्कुराहट और ख़ूबसूरती बरकरार रहे, और उसके लिए कुछ आसान चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, और जो हमें गाइड कर रही हैं वो यकीनन हमारे एक्सपर्ट हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि एक और एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि ज्वाइन कर चुकी हैं, और नो डाउट आप जहाँ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो क्लासेस देती हैं। उनका जो काम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी उनका काम माशाल्लाह से बोल रहे हैं, लोग उन्हें सराह रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज के साथ जो हैं वो लिंक्ड अप हैं, काम कर रही हैं।
बात करूँ तो क्वीन ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स आप उन्हें कह सकते हैं। टीवी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट गेटअप जो है वो देती हैं, बहुत खूबसूरत और एक सफाई है माशाल्लाह से उनके हाथ में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वाह क्या बात है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लोग कितना सेटिस्फाई होते हैं उनसे 100%, क्योंकि मैं ख़ुद उनका काम देख चुकी हूँ। ये आप मत समझिएगा कि वो मेरी दोस्त है तो मैं ये बात कर रही हूँ, नहीं, उनके काम को सराहते हुए मैं बात कर रही हूँ। बेशुमार टीवी चैनल्स पे एज अ गेस्ट आ चुकी हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ बेशुमार जो है वो ब्यूटिशियंस को वो गाइड करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं और हर बदलते मौसम के साथ, बदलते ट्रेंड्स के साथ चलती हैं और लोगों को भी गाइड करती हैं। उन तमाम ब्यूटिशियंस को गाइड करती हैं कि वो भी बदलते मौसम के साथ ट्रेंड को फॉलो करें और आप लोगों को खूबसूरत बनाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ है शानज़े फातिमा। अस्सलाम वालेकुम शानज़े। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं प्यारी। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। खुद को प्यारा रखा हुआ है आपने अपने इखलाक की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मैं लोगों की करेक्शन भी करूँगी कि मोस्टली हमें जब पूछा जाता है कि कैसे हैं आप, तो हम इसका सही में आंसर ही नहीं करते। तो वो इसका यही बनता है कि भाई हम प्यारे हैं, खूबसूरत है। तो जब आपको पूछा जाए कि आपका क्या हाल है, तो तब बताया अच्छा, जाए। मुझे अक्सर मैं अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि कैसी हैं आप, क्या हाल है। फाइन, उल्टा मैं भी, आप कैसी हैं, आपके सामने मैं आपको कैसी लग रही हूँ। ये बहुत प्यारी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि मुझे भी जब कोई पूछता है कैसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्यारी हूँ। बहुत प्यारी हूँ, नो डाउट शानज़े, नो डाउट। आपकी ब्यूटी के तो हम फैन हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। शानज़े कैसे इस फील्ड में आ गई आप, शौक था या कोई प्रेशर था फैमिली का? ना ना ना, बिल्कुल भी कभी लाइफ में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरी जो है वो लाइफ का इतना बड़ा पार्ट होगा और मुझे इतनी कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। कभी मैंने नहीं सोचा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक था कि एक अच्छी अपने लिए एक आर्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकूं। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो कि उस ज़ात ने मुझे इतना कामयाबियों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बस कुछ चीज़ें जब आप मुझे आज भी याद है, मैं 3 क्लास में थी, तो मेरे टीचर ने मुझे पूछा, सब स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना अच्छा। है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे याद है कि मुझे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि जो मेरी किस्मत में है अल्लाह ताला जो मुझे बना देगा। मेरी एक लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी। हमारा जो है वो एक नॉर्मल लाइफ होती है। बाकी बच्चों की तरह नहीं कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। बिल्कुल भी नहीं। और वो मेरा एक ऐसे वो अल्फाज थे कि अब जब मुझे पता चलता है कि मैं एक मेरे अल्लाह के फजल से कि मेरे हाथों में इतना आर्ट है कि सम टाइम मैं खुद जब एक बिफोर आफ्टर मैं देखती हूँ तो मैं खुद उस ज़ात पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हाथों में इतना अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया है कि मैं खुद सरप्राइज होती हूँ और उस रब्बी करीम की शुक्रगुज़ार हूँ। शानज़े यकीनन ये भी है ना कि आपकी नीयत, आपका खुलूस, आपकी मेहनत शामिल होती है। बिल्कुल, सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका हुस्न अखलाक है, जो आपको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाता है, जो आपको अट्रैक्ट। देखिए कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है जब तक वो आउटर ब्यूटी से इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अंदर से खूबसूरत होंगे तो वो खूबसूरत फेस पे दिखेगी। देखिए आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, उन्होंने अपने जो उनके हाथ में एक टैलेंट है वो अपना टैलेंट का वो आपके फेस पे जो है वो नुमाया करेंगी, वो दिखाएंगी। बट जब आप अपनी जुबान से अपने खूबसूरती के अल्फाज बोलेंगी तभी वो 4 चांद लगेंगे। और आपकी जो इंटरनली खूबसूरती होती है, आप यकीन जाने कि वो आपके फेस से रब्बी करीम बहुत आया करता है। नो डाउट। शानज़े हम फेस ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जब जो है आपका आप ख्याल नहीं रखते अपने फेस का, आप डैमेज कर लेते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो प्रोडक्ट का आप करते रहते हैं
अपने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह से इंसान की पर्सनालिटी, यानी कि अगर मैं बात करूँ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैविश तो मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में मैं कहती हूँ कि कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जिसको अवेयरनेस नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं तो अपने बैड एक्सपीरियंस से वो तजर्बा ज़रूर हासिल कर लेती है। तो ये है कि एक दफ़ा अगर आप अपनी स्किन को ख़राब करते हैं तो लाइक आप सेकेंडली ज़रूर वो उसको बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। तो ये जो गैर मेयारी क्रीम्स होती हैं, ये फेशियल्स जो आपको बहुत मिनिमम पैकेजेस में आपको वो जो है वो फेशियल वो खुद ही बाजार से लेके आके वो कर रहे थे, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है आपकी स्किन को डैमेज करने वाली वही जो है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं, देखें आज के जिस तरह के हमारे हालात जा रहे हैं, अब हर बंदा जो है वो हर बंदी वो नहीं अफोर्ड कर सकती। तो सबसे मेन चीज़ है कि देखिए, इधर मैं आज ये मुबारक दिन है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारा इस चीज़ से जो आपके चेहरे को अंदर तक रूहानियत बख्शता है वो एक फेशियल से हट के है, जो कि आपका बावुज़ू होना या इबादत बावुज़ू रहना। आप देखिए, अगर आप वुज़ू में रहते हैं तो उससे आपके चेहरे पे देखिए मेकओवर से एक हट के चीज़ है। तो मैं आपको ये बताऊं कि उससे आपकी नेगेटिविटी बहुत रिमूव होती है, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो आपका अगर अखलाक नहीं अच्छा, आपके अंदर की खूबसूरती नहीं, तो आप चाहे जितने मर्जी खूबसूरत हो, मैं तो बिल्कुल भी ये बॉदर नहीं करती बिल्कुल भी कि आप बहुत ये 15,000 20,000 का मेकओवर करवाएं लेकिन आपके अंदर एक वो खूबसूरती नहीं, तो मैं कहती हूँ कि ये आपके वो बिल्कुल वेस्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर अखलाक को जो है वो उतारें, उससे जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक जो अखलाक आएगा, मैं कहती हूँ कि एक्चुअली में वही है। कुछ आसान अल्फाज में आसान टोटके जो है ना वो नाज़रीन को बताएंगे, अपने फेस को किस तरह से अपनी ब्यूटी को वो बरकरार रख सकते हैं। अगर महविश देखें, आपने बहुत एक्सपर्ट्स को जो है वो मेरे से पहले जो है वो इनवाइट किया होगा और उन्होंने अपने, लेकिन मैं आज कुछ आपको इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि बच्चियां जो है वो क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं और अच्छे फेशियल्स लेती हैं, लेकिन उनके स्कार्स, पिंपल्स, एक्नी का जो वो छोड़ जाते हैं बैड उसके इफेक्ट्स, उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत रूहानियत के हिसाब से बताऊंगी कि जिनके फेस पे वो स्कार्स, वो दाग धब्बे जो है वो छोड़ जाते हैं, उसके लिए है कि अगर आप यास्मियों को 41 मरतबा वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के पानी पे वो दम करके वो पिएं, तो अल्लाह ताला आपको ना के खूबसूरती से भी नवाजता है। तो ये आज के इस खूबसूरत जो है से सबसे खूबसूरत और आसान टोटका जो है वो ये है। बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन कुछ बच्चियां बहुत डिसार्ड हैं जिस वजह से वो नेगेटिविटी, उनका नेगेटिव माइंड हो जाता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता पहनना, क्योंकि फेस हमारी बॉडी का सोसाइटी प्रेशर, बिल्कुल। तो उसके लिए है कि आप जब यास्मियों को पढ़ते हो, उनके दुआओं को सुनने वाला, तो जब वो आप पढ़ के पानी पे दम करके वो आप पीते हो, तो ना कि आपको जो आपका डिप्रेशन होता है वो रिमूव होता है, आप एक अपने अंदर एक रूहानियत उतरती है, आप वो खूबसूरती को फील करते हैं। क्या बात है, हम तो चाहे कुछ टोटके भाई, ये तो इतना ज़बरदस्त टोटका है, इतनी ज़बरदस्त ये इन्होंने एक कह लें कि इक़दाम हमारे साथ शेयर किया कि इसके आगे तो सारी चीज़ें और ये सदका जारिया है। और आप जितनी खलूसी नियत से ये मेरा आज का ये मैं मैसेज दे दें, ये मैसेज ऐड कर दें कि आप अगर ये कोई भी आपके पास आता है, लाइक उसको डिप्रेशन है, वो हमें नहीं पता, हर आज के दौर में हर बंदा बंदी परेशान है। तो देखिए, कुछ हालात, कुछ मामलात, कुछ रिस्क को लेके लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन रिस्क जो है मेरे अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम पे बिल्कुल परेशान नहीं हो, और बस उसके मामलात है उसके हवाले कर दे, आप रिलैक्स हो जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। देखिए, आप अपने लिए जिए, मैं आपके अंदर एक दुनिया है उसको एंजॉय करें। देखिए, वेल, बहुत शुक्रिया शानजी, आपने वक्त दिया, चुके टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह
मजीद भी नेक्स्ट इंशाल्लाह, प्रोग्राम में thank आपसे you बहुत so कुछ much, जानेंगे। बट Nargish। आज जो आपने एक ऐसा खूबसूरत आसान तरीका, एक मैं कहूँगी जो हमारे साथ शेयर किया, ये तमाम पे भारी है, बेशक, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया बेशक। आपका, हमारे नाज़रीन की तरफ से भी बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप Thank you। लाइक मैं इस काबिल नहीं जितना आपने नहीं, आप मुझे हमारे मेरा लिए बहुत ही इंट्रोडक्शन करवाया है। काबिल-ए-एहतराम हैं आप हमारे अल्लाह लिए। करीम आपके इस चैनल आमीन, को thank you। बहुत बहुत चार चांद Thank लगाए, you so much, तरक्कियां thank दे, you so और much। थैंक यू सो मच कि आपने जज़ाकल्लाह। मुझे आज इस अपने प्रोग्राम का हिस्सा थैंक यू सो बनाया। मच, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, ये वो खूबसूरती भी वो होगी, तो हम टोटकों की तरफ, डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो ज़िंदगी का उसको भी हमने हिस्सा बनाया हुआ है, लेकिन कोशिश करें इखलाक अच्छा रखें, आप पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि पहला सेगमेंट था मस्बत सोच का, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के साथ पॉजिटिव आप बिहेव रखेंगे, तो आप खुद ब खुद खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके फेस पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट से आपका फेस ख़राब हुआ है, तो वो आपकी इनर ब्यूटी से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा पैगाम आज का यकीनन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि आपको पता है कि सच सवेरा और सच टीवी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लाता है और पॉजिटिव चीज़ों के ज़रिए जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर आएंगे एक और नए सेगमेंट और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह नेगेबान।